गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, अभी आपके एग्ज़ाम है, जो स्टेट टेट है वो अभी नवंबर के लास्ट में ही है और सी टेट का दिसंबर में है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है, इसलिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, जिससे आपका जो पहले आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कुछ काम किया है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपने एक लक्ष्य बनाया है, तो आप दूसरों के बारे में सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। क्योंकि जिस दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, उस दिन वही लोग जो बोल रहे थे इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, उनकी राय बदल जाएगी। वो कहेंगे हमें तो पता था पहले से ये कर लेता या कर लेती, है ना। तो इसलिए कभी भी दूसरों की बातें सुनकर, अपने बारे में निंदा सुनकर कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटकना। एक मंजिल, एक लक्ष्य जब इंसान अपना तय कर लेता है कि मुझे इसे प्राप्त करना ही है, तो उसे हर कीमत पे प्राप्त करने की एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। यानी अगर हम असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। हमारे मन में कहीं ना कहीं, हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमें असफल बना दिया, जिसने हमें असफल बना दिया। तो क्या करना है आपको, कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आप जितनी बार प्रयास कर सकते हो उतनी बार कीजिए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन क्या है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है, यानी पिछड़े हुए बालक की डेफिनेशन दी गई है कि जो पिछड़ा हुआ बालक है वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था बर्ट ने। किसने दिया था? बर्ट ने दिया था। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिछड़े बालकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो क्या नहीं है, क्या है, आप उसे बिना देखे ही आंसर टिक कर देते हो। तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ के तब आंसर देना है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पिछड़े बालकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पिछड़े बालकों की IQ 75 से 90 के बीच होती है। अपनी सेकंड क्या है? अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफी पिछड़े हुए होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि पिछड़े बालक सामान्य बालकों से बुद्धिमान होते हैं। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, फटाफट से बताइए कि पिछड़े बालकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर हो जाता है हमारा 3 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन। यानी इसमें से ये जो 3 है ये नहीं है, क्योंकि ये बालक शैक्षणिक, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये तीनों सही है, यानी पिछड़े बालकों की IQ 75 से 90 के बीच होती है। ये भी सही है कि अपनी आयु वर्ग के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में ये बालक काफी पिछड़े हुए होते हैं। और फोर्थ क्या है? पिछड़े हुए बालक सामान्य बालकों से बुद्धिमान होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है कि ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये यहाँ पे
नंबरिंग गलत हो रखी है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोग इसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये कौन से नंबर का, 3 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताएंगे। तादात्मीकरण, दूसरा है विवेकीकरण, तीसरा है अतिकल्पना और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन 3 यानी अतिकल्पना। क्या हो जाता है, अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, इनमें से अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ये है इसका। ठीक है, दूसरा है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, तीसरा है अवधान संबंधी बाधा या विकार और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। यानी जो अधिगम निर्योग्यता है उसका लक्षण कौन सा है, उसका लक्षण हो जाता है 3 यानी अवधान संबंधी विकार या बाधा। कौन सा हो जाता है राइट आंसर, अवधान संबंधी विकार या बाधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेकंड कि अलेक्सिया क्या है। अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। यानी जो अलेक्सिया है वो पढ़ने में अक्षमता है या लिखने की अक्षमता है या सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। फटाफट से आंसर देंगे आप लोग, फटाफट से इसका आंसर देते हुए चलेंगे। अलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक का कक्षा में व्यवहार कैसा होता है। आंशिक दृष्टि दोषयुक्त जो बालक होते हैं उनका व्यवहार कक्षा में कैसा होता है, तो वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। फर्स्ट क्या है कि वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है। तीसरा है श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता। या फोर्थ है उपरोक्त सभी। जो आंशिक दृष्टि दोषयुक्त बालक होते हैं उसका व्यवहार कक्षा में कैसा होता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग इसका आंसर। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है कि वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है या श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो मौखिक व्याख्यान द्वारा, किसके द्वारा देना चाहिए,
त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। कि दृष्टि दोष से जो युक्त बच्चे हैं, युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान कैसे देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, यानी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर कि मानसिक रूप से पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। याद रखेंगे, नहीं है पूछा है। मानसिक रूप से पिछड़ेपन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। फर्स्ट है मानसिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वंशानुक्रम ही है। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, ये पिछड़ है, ठीक है। तीसरा है मस्तिष्क में कमियों आ जाने से मानसिक दोष आ जाता है, कमियों के आ जाने से, ठीक है, मानसिक दोष आ सकता है। और नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण न कर पाने पर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जो मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण होता है वो इनमें से एक कारण नहीं है। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है हमारा बी हो जाता है, यानी सेकंड नंबर कि अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। फटाफट से आंसर लगाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है। तो कौन सी है, स्कूल में समायोजन की समस्या, दूसरी है परिवार में समायोजन की समस्या, तीसरी है शारीरिक विकास और मानसिक विकास की समस्या, और चौथी है उपरोक्त सभी। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी प्रमुख समस्याएं कौन सी है। फटाफट से बताएंगे उनकी प्रमुख समस्याएं, यानी स्कूल में समायोजन की समस्या भी है, बिल्कुल सही बात है, परिवार में समायोजन की समस्या भी है, शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाता है इसका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, अब दिखाई दे रहा होगा ना, ये है इसका आंसर। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इन बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में माता पिता को शिक्षित करना भी आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कि इन बालकों को समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फटाफट से बताएंगे इसका आंसर कि मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में जो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो फटाफट से बताएंगे ऑप्शन 3 क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी तीनों सही है, ये इसका कथन इसमें सही नहीं है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियां ही अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर यानी निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है। फटाफट से बताएंगे। क्रोध करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक या उपरोक्त सभी। फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित में से
कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनमें कुछ न कुछ समस्या होती है। तो क्रोध करने वाले बालक भी, बिल्कुल सही बात है। भयभीत करने वाले बालक भी, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक भी, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक सेकंड, कौन सा हो जाता है, 4 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अफेज्या किससे संबंधित विकार है। अफेज्या क्या है, एक विकार है, किससे संबंधित है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता। दूसरा ऑप्शन है गंभीर तनाव की अवस्था। तीसरा ऑप्शन है लिखने संबंधी अशक्तता और चौथा ऑप्शन है पठन विकार से संबंधी। यानी जो अफेज्या है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि छोटे शिक्षार्थियों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है, तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन हो जाता है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन हो जाता है कि सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। और नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। किसका प्रयोग किया जाता है, डेसीमीटर का किया जाता है या डेसीबल का किया जाता है या डेसीपाइन का किया जाता है या डेसी बिंदु का किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर का उपयोग किया जाता है सुनने की क्षमता की जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा, बड़ा कर देती हूँ थोड़ा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन के बाद करते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु क्या किया जाता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग आंसर। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, मूक बधिर होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, ठीक है, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारस्परिक अनुकूलन, वातावरण और मनोदेहीन। यानी जो संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, कौन सा, मनोविज्ञान, दूसरा हो जाता है पारस्परिक अनुकूलन, तीसरा हो जाता है वातावरण और चौथा हो जाता है मनोदेहिक। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पारस्परिक अनुकूलन, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी। जो स्वर्ण बाधित होते हैं, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग।
इस क्वेश्चन का आंसर स्वर्ण बाधित बच्चों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? स्वर्ण बाधित बच्चों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ब्रेल लिपि का, या सांकेतिक भाषा का, या यंत्र का, या ये सभी का किया जाता है। तो जो स्वर्ण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। किसका किया जाता है? सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को D लिखता है, यानी 16 को 61 लिखता है और 6 को D के मध्य अंतर नहीं, 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो वह है दृष्टि दोष, सीखने में असक्षम, सीखने में अक्षम और मानसिक दोष या मानसिक क्षय। कौन? तो इसमें से उसमें किस तरह का दोष है? यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो उसमें कौन सा? तो वह क्या है? दृष्टि दोष है, मानसिक दोष है, सीखने में अक्षम है, या मानसिक क्षय है। तो इसका आंसर हो जाता है कि वह सीखने में अक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता है? कौन कौन से ऑप्शन है? दिशा निर्देश के अनुसरण में, दिशा निर्देश के अनुसरण में, दूसरा हो जाता है उदासी, तीसरा हो जाता है ठोकर लगने का भय, और चौथा हो जाता है दूरी मापने में असमर्थता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित समस्या की समस्या सूचित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाता है कि दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, मानसिक है ये, एक सेकंड, ये यहाँ पे मानसिक है। ठीक है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। तो आप लोग लिखेंगे पठन विकार से। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सेकंड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, थर्ड है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, और फोर्थ है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। यानी विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों, जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जो दूसरे सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ ही जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? फटाफट से बताएंगे। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अधिक अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। फटाफट से बताइए क्वेश्चन का आंसर कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी
वातावरण, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थिति के निर्माण का कारण बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, दूसरा है स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव, तीसरा है विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, और चौथा है उपरोक्त सभी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाता है। स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है। फटाफट से बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंध में तनाव, ये भी बिल्कुल सही है। स्कूल में सहगामी क्रियाओं का अभाव, ये भी सही है। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की लापरवाही का प्रदर्शन, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी चारों, ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है। शारीरिक कमी, मानसिक कमी, संवेगात्मक कमी या उपरोक्त सभी। फटाफट से बताएंगे कि विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है। शारीरिक कमी होगी तभी भी अधिगम में कठिनाई होगी, मानसिक कमी होगी तभी भी अधिगम में कठिनाई होगी, संवेगात्मक कमी होगी तभी भी होगी। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी फोर्थ आंसर इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता। यानी दृष्टि दोषयुक्त छात्र, या श्रवण दोषयुक्त छात्र, या मानसिक दोषयुक्त छात्र। ये मानसिक है, हर जगह मानसिक लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मानसिक है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से ठीक कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता। तो दृष्टि दोषयुक्त छात्र, श्रवण दोषयुक्त छात्र, मानसिक दोषयुक्त छात्र या वाणी दोषयुक्त छात्र। तो कौन सा नहीं आता, मानसिक दोषयुक्त छात्र इसकी शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो मानसिक दोषयुक्त वाले बच्चे होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, उसे हम विकलांग नहीं कह सकते, उसे हम शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में वो नहीं आता। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 23 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और क्वेश्चंस लेके आएंगे कल की क्लास में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो पिछली क्लासेज लेना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे CDP की आपको सारी क्लासेज मिलेगी, आप वहाँ से क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, जितना आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।